हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर सलीम इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो न्यूज़ है उसको लेकर फिर से आपके सबके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हम लोग हर हफ्ते करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरे हफ्ते पर काफ़ी चर्चा में रहती है, काफ़ी डिस्कशन में रहती है, उन सबको डिस्कस करते हैं। इस हफ्ते भी हम लोग उन सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप एग्जामिनेशन देते हैं वहां से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखिए, पूरी डिटेल में देखिए, और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते रहिए। तो आज इस हफ्ते हम लोग कौन कौन सी न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, इस हफ्ते की कौन कौन सी न्यूज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, जो काफी चर्चा में रहा इस हफ्ते। इसके बाद ईएससीआर प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोजेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काला आजार पर एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्पीयर फिशिंग क्या होती है उसे समझेंगे। XBB.1.5 वेरिएंट, जो कोरोना का नया वेरिएंट इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इंडियन साइंस कांग्रेस का 108th सेशन कंप्लीट हुआ है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिटेल में से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इसके नोट्स भी बनाते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन पूरी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरी तरीके से आप देखें तो वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर आपका तैयार होना बहुत जरूरी होता है। तो आप इन्हीं करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, आपके पेपर में आपको मिल जाए। इसलिए बहुत सिंसियरली इन टॉपिक्स को देखिए। मैं इसी वजह से इसके हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करता हूं, कि जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक जिसको हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, कि दिल्ली पुलिस यूज डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग टू एस्टैब्लिश द विक्टिम आइडेंटिटी। अब हुआ क्या, समझिएगा। पहली बात, एक बड़ा मशहूर केस पिछले महीने से काफी चर्चा में है, काफी डिस्कशन में है, और वो केस है श्रद्धा वॉकर मर्डर केस। आपने सुना होगा उसके बारे में। तो श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में क्या हुआ कि मैं शॉर्ट में बता देता हूं, वैसे आपको डिटेल पता होगा। ठीक है, कि श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में हुआ क्या कि श्रद्धा वॉकर एक मॉडल थी जिनके बॉयफ्रेंड ने उनका मर्डर करके उनके बॉडी पार्ट्स को कई टुकड़ों में काट कर जो है वो जंगल में फेंक दिया था। तो अब क्या जंगल में जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं, क्या वो श्रद्धा वॉकर के ही हैं? इस चीज को कैसे स्टैब्लिश किया जाए, इसका तरीका था कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। डीएनए टेस्ट, आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो डीएनए पाया जाता है उसको उनके पेरेंट्स के साथ या उनके रिलेटिव के साथ जब मैच कराते हैं उन डीएनए को, तो उससे ये बात का पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये जिसकी बॉडी मिली है, ठीक है, जो विक्टिम है, तो ये एग्जैक्टली इसके पेरेंट्स कौन है और ये किसकी बेटी है या बेटा है। ठीक है, ये बात पता चल जाती है, ये नॉर्मली आपको पता है। लेकिन यहां पर ऐसा बहुत रेयर केसेस में किया जाता है, और दिल्ली पुलिस ने यही काम किया कि इस बार श्रद्धा वॉकर के मर्डर केस में इन्होंने नॉर्मल डीएनए टेस्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने उसकी पहचान को पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए इस बार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग की है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट किया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट और नॉर्मल डीएनए टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाए। होता क्या है कि एक इंसान जो होता है उसकी बॉडी में, ठीक है, बॉडी जो बनी होती है वो सेल से बनी होती है। आपको ये बात तो पता ही है, सेल्स से बनी होती है। सेल्स के अंदर जो सेल्स का ब्रेन कहलाता है वो होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है, समझिएगा, न्यूक्लियस होता है, इसी के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। आपको पता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स जिसे हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स बने होते हैं, हम लोग अगर इंसानों की बात करें तो 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर क्रोमोसोम एक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, समझिएगा, ये क्रोमोसोम होते हैं, ये एक जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं जिसे डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं जिसे डीएनए बोलते हैं।
अब ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए या ये क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में आते हैं, ये आते हैं कहां से? हमारे फोर फादर से, यानी कि हमारे पेरेंट्स से आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, यानी हमारे मदर और फादर हैं, ठीक है, उनसे ये डीएनए हमारी बॉडी में, यानी ये क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। तो हमारे पेरेंट्स से ये डीएनए हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, और यानी कि ये क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, और हमारी बॉडी में ये क्रोमोसोम, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें ये क्रोमोसोम यानी ये डीएनए मौजूद रहते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी के क्रोमोसोम या डीएनए यानी ये जेनेटिक मटेरियल हमारे पेरेंट्स से मिलकर, पेरेंट्स के डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं, तो एग्जैक्टली जब कभी मान लीजिए किसी इंसान की का मर्डर हो जाता है या उसका इसकी पहचान कर पाना, इस्टेब्लिश कर पाना आसान नहीं होता है, तो इसके बॉडी पार्ट से सेल्स को निकाला जाता है, ठीक है, इसकी बॉडी पार्ट से सेल्स को निकाला जाता है, और फिर इस सेल से सेल के न्यूक्लियस से डीएनए को निकाला जाता है, और फिर उस डीएनए को इनके पेरेंट्स से या इनके रिलेटिव से क्या कराया जाता है? मैच कराया जाता है। और अगर इसका डीएनए यानी कि जिसका जो विक्टिम है, जिसका मर्डर हुआ था, तो अगर मान लीजिए इस विक्टिम का के सेल के अंदर मौजूद, यानी कि हड्डी मिली है, उसके बाल मिले हैं, उसका नाखून मिला है, उसके दांत मिले हैं, उसका सीमन मिला है, उसका ब्लड मिला है, तो जो भी विक्टिम होता है उसके बॉडी पार्ट्स या उसकी बॉडी सेल्स के अंदर से, के न्यूक्लियस से हम डीएनए निकालते हैं, और फिर उस डीएनए को हम मैच कराते हैं किससे? उसके पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट्स से। अब होता क्या है कि क्योंकि पेरेंट्स के डीएनए से ही जो इस विक्टिम का डीएनए है वो इसके पेरेंट्स के डीएनए से ही मिलकर बना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्हीं के क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ था, ठीक है, इसका क्रोमोसोम। तो क्या होता है? काफी कुछ सिमिलरिटी जो है वो पाई जाती है, यानी कि इस विक्टिम में और उसके पेरेंट्स में काफी कुछ उसके डीएनए में मैचिंग पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है। अगर ये सिमिलरिटी पूरी तरीके से मैच कर जाती, ये सिमिलरिटी पाई जाती है, अगर इसका डीएनए और इन जिन पर उसके पेरेंट्स का डीएनए आपस में मैच हो जाता है, तो इससे ये पहचान हो जाती है कि भाई ये जो विक्टिम था, ये विक्टिम जो है इसी पेरेंट्स का बेटा था या बेटी थी, जो भी सारी चीजें थी, तो इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो ये तो होता है नॉर्मल डीएनए टेस्ट, समझ रहे हैं? तो नॉर्मल डीएनए टेस्ट या न्यूक्लियर डीएनए टेस्ट कहा जाता है। यानी इसमें हमने क्या किया कि जो विक्टिम था, उस विक्टिम की बॉडी सेल्स से न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए था उसको हमने मैच कराया उसके पेरेंट्स के डीएनए से। तो इससे क्या होता है? ये नॉर्मल डीएनए टेस्ट कहलाता है, और ये न्यूक्लियर डीएनए टेस्ट कहलाता है, या न्यूक्लियर डीएनए प्रोफाइलिंग कहलाती है। होप कि ये बात आपको 100% कंफर्म हो गई होगी, ठीक है। तो इसका डीएनए इनके डीएनए से काफी मैच हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये इन्हीं का बेटा था या बेटी थी, ये बात होती है। लेकिन यहां पर जो नया टर्म यूज किया गया है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट, ये क्या होता है? तो होता क्या है कि हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं इनमें एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होगा कि इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड को ये पूरी करता है, यानी एनर्जी के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। तो ये इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये पावर देता है सेल को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट में डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता है जितने अमाउंट में न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन छोटे अमाउंट में ही सही, लेकिन पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या सर जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं सब में डीएनए पाया जाता है? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता। कि याद रखिएगा, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाएगा। इसके अलावा प्लांट सेल के
एक ऑर्गेनल में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर एक और ऑर्गेनल है, एक और कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है। वो ऑर्गेनल कौन सा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है इस हफ्ते का। इसे कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो तुरंत करें, और नहीं तो पढ़ कर करें इसको, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करिए, जितने लोग भी ये देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कीजिए कि प्लांट सेल के कौन से ऑर्गेनल में या कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस को छोड़कर, ठीक है। तो ये बात यार, और सभी और किसी ऑर्गेनल में डीएनए नहीं पाया जाता, ठीक है। तो कहां पे पाया जाता है, अगर ह्यूमन की बात करें तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, और कहां पे पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये डीएनए पाया जाता है ये बड़ा प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है, और ये खराब होने के इसके चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, और अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ये होता है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब किसी विक्टिम की बॉडी को इस तरीके से खराब कर दिया गया है कि उसके न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए है उससे उसकी पहचान इस्टेब्लिश नहीं हो पाती, जब उसकी पहचान नहीं हो पाती तो ऐसी कंडीशन में हम किसका सहारा लेते हैं, हम न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद डीएनए है उससे पहचान ना करके, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो मौजूद डीएनए है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो मौजूद डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट होते हैं उस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को निकालते हैं और फिर उसको उसकी मदर से मैच कराते हैं। किससे मैच कराते हैं, उसकी मदर से मैच कराते हैं। याद रखिएगा कि उसकी मदर से मैच कराते हैं। अब आप कहेंगे क्यों फादर से मैच नहीं कराते, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं वो मदर और फादर, न्यूक्लियस वाले जो डीएनए होते हैं आधे मम्मी देती हैं आधे पापा देते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं ये सीधे मम्मी से आते हैं, मम्मी की एग सेल से आते हैं, ठीक है। और मम्मी के अंदर कहां से आए, उनकी मम्मी से आए, और उनकी मम्मी में कहां से आए, उनकी मम्मी से आए। तो ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में रहते हैं, यानी इसमें फादर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, जो हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है वो हमारी मदर से आता है, ठीक है। और मदर का कहां से आता है, उनकी मदर से, और उनकी मदर से उनकी मदर से। उनमें किसी के पिताजी का या पापा का उसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है इसमें आधा मम्मी से आता है आधा पापा से आता है। इसी वजह से मैंने कहा कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है, किसी की मिक्सिंग नहीं होती है। यानी अगर हमने इसके श्रद्धा के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद डीएनए को निकाला और उसको उसकी मदर से डायरेक्ट मैच करा लिया, मदर के डीएनए से डायरेक्ट मैच करा लिया, तो एग्जैक्टली कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि यह श्रद्धा थी या नहीं थी। तो तुरंत डायरेक्ट मैचिंग हो जाएगी, और फाइनली जब डायरेक्ट मैचिंग हो जाएगी, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म में है, सीधे मम्मी से आया है, कोई मिक्सिंग फादर की या किसी से नहीं हुई है या उनके फोरफादर से नहीं हुई है, तो जब बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में आया है तो ऐसी कंडीशन में पहचान कर पाना बहुत आसान हो जाता है, और 100% इस बात का प्रूफ मिल जाता है कि जिस विक्टिम को हम समझ रहे थे ये किसकी बेटी है या किसका बेटा है वो आसानी से हो जाती है। तो जब हम मोस्टली जो है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए को मैच करके डीएनए टेस्ट करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं। लेकिन जब कभी भी हमें बहुत सबूत बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता या सेल्स बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी रहती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का टेस्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम मैच कराते हैं उसकी मदर के डीएनए से, और क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है सीधे मदर से आता है, मदर के पास जो डीएनए है वही हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, तो क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो आसानी से मैचिंग हो जाती है, और 100% ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये किसकी बॉडी सेल्स है और ये किसका बॉडी का ऑर्गन है। तो होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है। तो ये बात मुझे लगता है आपको कंफर्म हो गई होगी। तो इसका मतलब हमारे न्यूक्लियस में ही डीएनए नहीं पाया जाता बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, और इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को मैच कराकर हम क्या करते हैं, किसी भी विक्टिम की पहचान करते हैं। तो इसी को कहा गया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग कही गई। तो दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस में, ठीक है, श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में इन्होंने
इसी डीएनए प्रोफाइलिंग करवाई, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग करवाई, जिसकी वजह से इस बात का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका, यानी ये बात की पहचान हो पाई कि ये जो बॉडी पार्ट्स थे जो जंगलों में मिले थे वो श्रद्धा वॉकर के ही थे, ठीक है। और इस बात को कि अब 100% सबूत दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं। तो होप कि ये बात आपको 100% ये बात समझ में आ गई है होगी। अब ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, ये रेयर केसेस में होती है, लेकिन होती है जब चीजों को कंफर्म करने के लिए। तो इसका यूज जो है हम लोग जो है वो बहुत जगह पे मिसिंग पर्सन को पता करने में भी कर सकते हैं। कहीं पर मास डिजास्टर होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारे डीएनए जो है वो मतलब मैच नहीं कर पाते। अगर न्यूक्लियर डीएनए से टेस्ट किया जाता है तो उसमें मैचिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट करके 100% पहचान कर पाते हैं कि ये विक्टिम कौन सा था, ठीक है। तो मास डिजास्टर में इसका यूज किया जाता है और भी बहुत सारी जगहों पे इनका यूज किया जाता है। तो एग्जैक्टली डीएनए टेस्ट क्या होता है, नॉर्मल डीएनए टेस्ट या डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया, जो न्यूक्लियर सेल से की जाती है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए से की जाती है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट या प्रोफाइलिंग क्या होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से की जाती है, जो कि थोड़े अमाउंट में होता है लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। और कहां से आता है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हमारी मदर से आता है। तो मुझे लगता है कि 101% ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए बड़े मोटिवेशन का काम करते हैं, तो आप मोटिवेट करते रहिए हमें। जैसे हम आपको यहां से बैठकर मोटिवेट करते हैं, वैसे ही आप भी हमें मोटिवेट किया कीजिए कमेंट करके, ठीक है। बहुत मेहनत की जाती है आपको एक एक चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, दूसरी न्यूज पर जाते हैं। तो दूसरी न्यूज क्या है, सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनाउंसेस लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ESCR प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एक्सेस टू जजमेंट टू कॉमन पब्लिक, ठीक है, कॉमन पब्लिक को। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए, यह भी एक बड़ा रेवोल्यूशन है, ठीक है। 1950 से 1950 से अभी तक जितने भी जजमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 34,000 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लगभग 34,000 जजमेंट 1950 से 2022 तक, इन सब को डिजिटल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में बदलकर जो है ये ऑनलाइन जो है उसे अवेलेबल करा दिया गया है। और इसी प्रोजेक्ट को कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट या ESCR प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जा रहा है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत कर दी। और अब जो है आप इसको किसी भी इनकी वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। सो वहां के मोबाइल एप्लीकेशन, स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, उस पर जा सकते हैं। और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जजमेंट पोर्टल पर जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट हैं 1950 से लेकर अभी तक के लगभग 34,000 जजमेंट हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ सकते हैं, उनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आप आम इंसान हैं तब भी आप कर सकते हैं, आप जो है लॉ स्टूडेंट हैं तब भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिसिंग आप वकील हैं, ठीक है, तो भी ये आपके लिए काफी ज्यादा लॉयर्स हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा और साथ ही साथ आपके लिए काफी बेनिफिट देगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से अब देखिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहां पे यूज हो रहा है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सुप्रीम कोर्ट में यानी लॉ में भी इसका यूज किया जा रहा है कि लॉ को पब्लिकली कर दिया जाए, कि सब सारे के सारे केसेस को पढ़ पाए, समझ पाए, केस में कौन सा डिसीजन हुआ था, कौन से जजेस थे जिन्होंने ये डिसीजन दिया था, और उस बेस पर वो चीजों को लॉ को समझ पाए, साथ कानून को समझ पाए। और कानून को समझकर जब पढ़ा लिखा इंसान होगा, पढ़ा लिखा की जनता होगी, तो डेफिनेटली जो है कानून का ना उल्लंघन करेगी और ना साथ ही साथ उसके ऊपर जबरदस्ती का कानून थोपा जा सकेगा। मतलब एक तरीके से पढ़े लिखे लोग होंगे तो डेफिनेटली हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा, अपने हम अधिकारों को जानेंगे, अपनी चीज़ों को पहचानेंगे और दूसरे के अधिकारों को भी समझेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हमारे इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग्स हैं, इन सब को समझेंगे, तो हम एक समझदार और साथ ही साथ एक
जागरूक, जो कहते हैं ना कि नागरिक बन सकेंगे। तो इसमें एक स्पेशल सर्च इंजन का यूज किया गया है, और ये जो सर्च इंजन है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डेवलप किया है, एक सर्च इंजन को सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट को पढ़ने के लिए एक स्पेशल सर्च इंजन डेवलप किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस सर्च इंजन को डेवलप किया है। इसमें आप किसी भी तरीके से डेटाबेस को समझ सकते हैं ESCR में, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि सेवरल ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। आप चाहें तो किसी भी रिपोर्ट को पढ़ना चाहें, किसी भी जजमेंट को पढ़ना चाहें तो जजमेंट का नाम डाल दीजिए और सर्च मार दीजिए, जजमेंट सामने आ जाएगा। अगर आप सर्च में सर्च करना चाहते हैं, यानी कि एक जजमेंट पढ़ रहे हैं, उस जजमेंट में स्पेशल कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा केस टाइप, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिमिनल केस टाइप आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो क्रिमिनल केस करके आप सर्च करेंगे तो क्रिमिनल जितने भी जजमेंट होंगे वो सामने आ जाएंगे। इसके अलावा जो है वो केस ईयर सर्च, यानी किस साल कौन सा केस हुआ था, उस ईयर वाइज अगर आप सर्च करना चाहें तो वो भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा कौन से जज ने कौन से जजमेंट दिए थे, तो उन जज के नाम से भी जजमेंट अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो है वॉल्यूम सर्च होगा, ठीक है, कौन कौन सी बेंच थी और कितने बेंच की स्ट्रेंथ क्या थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनकी बेंच क्या थी जिसने इस डिसीजन को दिया, तो उसके बारे में भी आप उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। मतलब किसी भी तरीके से जजमेंट आप पढ़ना चाहें, कैसे भी सर्च करके जजमेंट पढ़ना चाहें, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर और साथ ही साथ जुडिशियल डेटा ग्रिड पर ये सारे के सारे जजमेंट अब अवेलेबल हो जाएंगे। और इसको बनाने में काफी मेहनत की गई है। ठीक है, तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और या फिर लॉ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है, आप इसमें जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे काला आजार के बारे में। तो काला आजार के बारे में अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, रिव्यू एलिमिनेशन ऑफ काला आजार को के एलिमिनेशन के लिए, यानी इसको खत्म करने के लिए जो एक नई रिपोर्ट जारी की गई, उसका रिव्यू किया गया है कि काला आजार कब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, या कितने रिपोर्ट्स अभी नए केसेस कितने रिपोर्ट किए गए हैं, कितना डिक्लाइन आया है रिपोर्ट में। तो इसको समझने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से कि 2007 से अभी तक जो कह सकते हैं काला आजार के जो केसेस हैं वो 98.7% डिक्लाइन हो गए हैं, यानी कम हो गए हैं। यानी काला आजार के जो केसेस थे वो 2007 में 44,533 थे साल में। 2007 में जो केसेस की संख्या थी वो 44,533 थी, और 2022 में ये केस घटकर कितने हो गए, 834 हो गए। तो 2007 में थे 44,533 और यहां पर घटकर कितने हो गए, 834 हो गए हैं। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 98.7% डिक्लाइन हुआ है काला आजार के केसेस में। अब ये जो काला आजार जो है वो है क्या, ठीक है भाई, केसेस तो कम हो गए, लेकिन ये है क्या ना, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछा जाए, डायरेक्ट यही काला आजार के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो काला आजार जो है इसे ब्लैक फीवर डिसीज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे ब्लैक फीवर डिसीज के नाम से जानते हैं। ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती है। ठीक है, ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट से होती है जिसे लेशमैनिया डोनावनी कहते हैं। ठीक है, लेशमैनिया डोनावनी पैरासाइट होता है। प्रोटोजोआ आपको मैंने पिछले उस पर भी बताया था कि प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया और वायरस नहीं होता, बैक्टीरिया और वायरस से अलग एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल इसके अंदर पाई जाती है, इसे प्रोटोजोआ कहते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ है उसमें से एक प्रोटोजोआ होता है लेशमैनिया डोनावनी। जैसे एक प्रोटोजोआ को पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा था, याद है आप लोगों को, ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा भी एक प्रोटोजोआ था और ये भी एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। इस प्रोटोजोआ का नाम जो कि काला आजार फैलाता है उसका नाम है लेशमैनिया डोनावनी। ठीक है, इंडिया में पाया जाता है, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा काला आजार के केसेस इसी की वजह से हैं। तो काला आजार ब्लैक फीवर कहते हैं। किससे फैलता है, प्रोटोजोअन पैरासाइट, यानी प्रोटोजोअन पैरासाइट से फैलता है।
क्या नाम है इसका? लेशमेनिया डोनावनी, ठीक है, उससे फैलता है, ठीक है, फैलता है। लेकिन ये लेशमेनिया डोनावनी जो है, ठीक है, ये अपने आप से तो नहीं जाता आपकी बॉडी में, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, यानी कि अगर मुझे हुआ है, ठीक है, या किसी जानवर को हुआ, तो उस जानवर से इंसानों में पहुंचाने का काम, या इंसानों से इंसानों में पहुंचाने का काम कौन करती है? वो होती है सैंड फ्लाई। क्या होती है? सैंड फ्लाई, ठीक है। यानी ये क्या है? वेक्टर है। वेक्टर का मतलब ये होता है वाहक है, जो कैरी करती है। क्या कैरी करती है? लेशमेनिया डोनावनी को। तो ये है आपका, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तो ये है आपकी सैंड फ्लाई, ठीक है। ये सैंड फ्लाई यही जो है एक इंसान को पहले काटती है, जानवरों को काटती है, और अगर उसमें लेशमेनिया डोनावनी नाम का पैरासाइट होता है तो उसे सक करती है उसके ब्लड के साथ, और फिर जाकर दूसरे इंसान को काटती है, तो उसकी बॉडी में ये लेशमेनिया डोनावनी ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो ये जो सैंड फ्लाई है, ये लेशमेनिया डोना, ये जो आप देख रहे हैं, ये लेशमेनिया डोनावनी है। तो लेशमेनिया डोनावनी को, तो लेशमेनिया डोनावनी इसका कॉज है, और इसका जो वेक्टर है वो कौन है? सैंड फ्लाई है, ठीक है, सैंड फ्लाई है। और ये बहुत ही खतरनाक डिसीज होती है, डेडली डिसीज होती है। ये पैरासाइट दुनिया में सेकंड डेडलीस्ट किलर है, सेकंड डेडली आफ्टर मलेरिया। यानी कि पैरासाइट से होने वाली जो मौतें होती हैं, सबसे ज्यादा मौतें जो होती हैं वो मलेरिया से होती हैं। पैरासिटिक, किसी पैरासाइट की वजह से अगर मौत होती है सबसे ज्यादा, तो मलेरिया से होती है, ठीक है। और मलेरिया के बाद अगर कोई सेकंड डेडलीस्ट है तो वो है काला आजार। यानी कि पैरासाइट से होने वाली मौतों में सबसे नंबर 1 पर आता है मलेरिया, और फिर साथ ही साथ दूसरे नंबर पर आता है काला आजार। यानी काला आजार नाम की जो बीमारी है, जो पैरासाइट से होती है, उससे दूसरे नंबर पर मौतें पूरी दुनिया में होती हैं। मलेरिया में कौन सा पैरासाइट होता है? मलेरिया में कौन सा पैरासाइट होता है जो कि मलेरिया को कॉज करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए भाई, ये तो पता होना चाहिए। तो बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी है, ठीक है, जो हर जगह पाई जाती है। इंडिया में भी कई लोगों की मौत होती है इसकी वजह से, और लाखों लोग हर साल बीमार होते हैं। तो मलेरिया में कौन सा पैरासाइट? वेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एनाफिलीज मॉस्किटो मत बोल दीजिएगा। वेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैरासाइट की बात कर रहा हूं कि मलेरिया को फैलाने वाले पैरासाइट का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कमेंट कीजिए भाई। कुछ तुम लोग भी पढ़ो ना, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। और अगर पढ़े हुए हो तो तुरंत कमेंट करो, मुझे पता है आप लोगों को पता है, ठीक है, कमेंट कीजिए इसको, ठीक है, कमेंट कीजिए। तो मलेरिया को कौन सा पैरासाइट फैलाता है, इसको कमेंट कीजिए। और इसको काला आजार जो सेकंड सबसे डेडलीस्ट है, वो कौन सा है? लेशमेनिया डोनावनी है। तो लेशमेनिया डोनावनी जो है वो सेकंड डेडलीस्ट है, ठीक है। ये इंडिया में कहां कहां ये बीमारी पाई जाती है? काला आजार बिहार में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। और टोटल केस इंडिया, जो दुनिया में जो काला आजार के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, उसमें 11.5% टोटल केसेस जो हैं वो पूरी दुनिया के 11.5% जो है सिर्फ इंडिया में रिपोर्ट किए जाते हैं। ये ट्रीटेबल एंड क्योरेबल डिसीज है, यानी कि अगर सही समय पर पता चल जाए तो इसे ट्रीट किया जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है, इससे बीमारी से बचाया जा सकता है। एंटी लेशमेनियल मेडिसिन जो हैं वो इसमें दी जाती हैं, लेशमेनिया को मारने वाली, लेशमेनिया से प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन इसमें दी जाती हैं, और इंसान की जान बच जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या बड़ों को, छोटों को, सबको हो सकती है? होने को हो सकती है, बट सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं छोटे बच्चे, जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। 5 साल से कम वाले छोटे बच्चे को ज्यादा खतरनाक तरीके से ये अफेक्ट करती है, ठीक है। क्या होता है अगर किसी को काला आजार हो जाए? तो काला आजार के कंडीशन में क्या होता है कि बहुत तेज से फीवर आता है, ठीक है, बहुत तेज स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। स्प्लीनोमेगैली का मतलब हमारे स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। तो उस स्प्लीन नाम के ऑर्गन, छोटा सा ऑर्गन होता है, ठीक है, जो ब्लड को कंजर्व करके रखता है, तो ये इसे स्प्लीन कहते हैं, हिंदी में प्लीहा कहते हैं। तो ये जो स्प्लीन होती है ये इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। मेगैली का मतलब इनलार्ज हो जाना, तो स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, यानी कि स्प्लीन इनलार्ज कर जाता है। हिपैटोमेगैली हो जाती है, हिपैटिक सिस्टम का मतलब लिवर भी इनलार्ज कर जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है, इसके अलावा जो है वो स्किन जो है डार्क हो जाती है, इसके अलावा हाथ पैर सब जो है वो काले पड़ जाते हैं, डार्क हो, छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं, पेट फूल जाता है, पेट जो काफी ज्यादा फूल जाता है, चेहरे पर दाने निकल आते हैं, शरीर काला हो जाता है, ये सब इसके फीचर हैं, ठीक है। और अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये डेडली होती है, ये जिंदगी ले लेती है, यानी कि ये पेशेंट को मार देती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये काला आजार के बारे में। तो काला आजार इंडिया में काफी हद तक कम हो गया है 2007 से कंपेयर करें तो, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं काला आजार को दूर करने के लिए 2023 तक? तो उसमें आता है नेशनल काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च टू कंट्रोल दिस डिसीज। तो इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए नेशनल काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ मलेरिया, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, और लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को कंट्रोल करने के लिए, काला आजार को कंट्रोल करने के लिए। इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बात मुझे लगता है आप लोगों को 100% क्लियर हो गई कि काला आजार बीमारी क्या है, किससे होती है, कौन इसे फैलाता है, ठीक है, कौन इसे फैलाता है, इंडिया में कहां कहां पाई जाती है, इंडिया में जब छोटे बच्चों को इफेक्ट करती है तो बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको, और कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, ये भी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड ए साइबर अलर्ट फॉर द G20 समिट अगेंस्ट टारगेटेड स्पीयर फिशिंग। देखिए, स्पीयर फिशिंग क्या है? एक कह सकते हैं कि क्राइम है। और स्पीयर फिशिंग क्या होता है समझिए, पहले तो न्यूज़ को समझ लीजिए क्या है कि एक्चुअली G20 समिट इंडिया में होने वाली है, और G20 समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे G20 में, ठीक है, समिट में, कि जो कि इंडिया को और पूरी दुनिया को फायदा भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे, बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जो G20 समिट में होंगी। अब इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस होंगी, ठीक है, G20 समिट से लेकर, जिसका यूज और मिसयूज किया जा सकता है इंटरनेशनली, ठीक है। तो अक्सर जो कभी भी ऐसी मीटिंग्स होती हैं, ऐसे समिट्स होती हैं, तो उस पर निगाहें होती हैं हैकर्स की। अब जब हैकर्स जो हैं, कंप्यूटर हैकर्स, जब ऐसी चीजों पर अपनी नजर बैठा के रखते हैं और किसी तरीके से अगर उन इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को चुरा कर वो क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि आपका गलत हाथों में इन सारी इंफॉर्मेशन को बेच सकते हैं, उनके मोटे पैसे कमा सकते हैं। और अगर ये इंफॉर्मेशन गलत हाथों में पहुंच गई, या दुश्मन जो कि मान लीजिए कि मतलब मान लीजिए इंडिया के हित में कोई बात हो रही है, उसके सपोर्ट में कोई बात हो रही है, अगर इस इंफॉर्मेशन को चाइना को बेच दिया जाए, मान लीजिए चाइना हमारा दुश्मन है, तो चाइना उसका मिसयूज कर सकता है, वो पहले से कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि हमें वो फायदा ना पहुंचे। तो होता यह है कि जब कभी भी ऐसी कभी समिट्स होती हैं, तो उन समिट्स में हैकर्स की निगाहें होती हैं। हैकर्स उन इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से, जो डिसीजन हो रहा होता है, या बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक नहीं की जाती, उनको चुरा लेते हैं, और चुरा कर जो है उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन बेच तो देते हैं, लेकिन ये हमारी इन इंफॉर्मेशन तक पहुंचते कैसे हैं, कैसे वो जो डेटा होता है उसको वो लीक कैसे हो जाता है? तो वहीं पर यूज होता है किसका? स्पीयर फिशिंग का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलर्ट जारी किया है कि देखिए साहब, G20 समिट होने वाली है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होंगी जो कि पब्लिक को नहीं, मतलब बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी जो हम लोगों के इस G20 समिट में जो है उनको मतलब वो इंफॉर्मेशन जो है मतलब प्रोड्यूस होंगी, और फिर उनका जो है उनको चुराया जा सकता है। तो अलर्ट जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जितने भी लोग G20 समिट से एसोसिएटेड हैं वो बहुत अलर्ट रहें, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भी साइबर क्राइम को देखती हैं एजेंसियां, वो भी अलर्ट रहें, क्योंकि हमारे इस समिट पर स्पीयर फिशिंग का खतरा है। अब बात आती है कि सर स्पीयर फिशिंग क्या है? तो मैंने बताया साइबर क्राइम है। क्या होता है इसमें? होता यह है कि साइबर, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस बात समझिएगा। होता यह है कि इसमें फिशिंग क्या होती है, साइबर ये
स्पीयर फिशिंग होती क्या है, होता क्या है कि आपके पास, एक इंसान के पास इसमें क्या किया जाता है, स्पीयर फिशिंग में एक ईमेल भेजा जाता है, ईमेल भेजा जाता है। अब ये जो ईमेल होता है वो इतना ज्यादा ओरिजिनल लगता है कि आपको पता ही नहीं चलने पाता कि एग्जैक्टली ओरिजिनल है या फिर ये किसी टारगेट ने, किसी हैकर ने मुझे भेजा है। ठीक है, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईएएस अधिकारी हूं। अब अगर आईएएस अधिकारी हूं तो मेरे पास, मान लीजिए कि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूं, मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसका क्लोन टाइप की वेबसाइट से मेरे पास एक ईमेल आ गया है। अब अगर मैं जल्दबाजी में, टेक्निकली अगर मैं उतना साउंड नहीं हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, तो मुझे लगेगा कि मेरी मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि मुझे ईमेल किया है और ये इंफॉर्मेशन मुझसे मांगी है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मुझे, और बिल्कुल उसमें लिखा रहेगा, वो इस तरीके से आपको मतलब प्रोवोक करेगा कि आप तुरंत इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे कि आप पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जब उस ईमेल एड्रेस को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, और होता है कि सभी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, मतलब पढ़े लिखे तो बहुत हैं, बट एग्जैक्टली कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इतनी टेक्निकली साउंड नहीं है, और अगर वो थोड़ा सा भी समझने में वो भूल कर गए तो वो इंफॉर्मेशन जो आपसे मांगी गई है उसे आप क्या करेंगे, कलेक्ट करके और उस ईमेल पर रिप्लाई कर देंगे। तो आपने क्या किया कि वो सारा का सारा ईमेल, जो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने क्या की, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो वापस जो है रिवर्ट कर दी, आपने जो है उसे वापस भेज दिया। ठीक है, अब हैकर के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई और हैकर ने उसे क्या किया, बाजार में बेच दिया, उसको जो है वो किसी दुश्मन के हाथों बेच दिया। तो इसे बोलते हैं स्पीयर फिशिंग कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, एक ईमेल के जरिए, एक बिल्कुल ओरिजिनल ईमेल के जरिए, टाइप के ईमेल के जरिए आपके कंप्यूटर पर ईमेल भेजा जाता है और फिर आपको ये कहा जाता है कि इमरजेंसी में ये फाइल हमें भेज दीजिए, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन या ये डेटा हमें भेज दीजिए। आप उस डेटा को भेज देते हैं और फिर उस डेटा को वो कलेक्ट करके उसका मिसयूज हो जाता है। तो इसे स्पीयर फिशिंग कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो ईमेल आया है, आपने सिर्फ उसको खोला और जैसे खोला उसके अंदर बहुत सारे मालवेयर्स होते हैं, वो मालवेयर्स आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं, एक तरीके के वायरस आपके कंप्यूटर में घुस जाता है और फिर आपके पूरे कंप्यूटर पर कब्जा कर लेता है। जैसा कि पहले के इवेंट्स में मैंने आपको बताया था उसके बारे में, जैसे एम्स पर अटैक हुआ था, ठीक है, एम्स पर अटैक हुआ था तो उसमें भी इसी तरीके से चीजें की गई थी, मालवेयर डाला गया था। तो आपके, जैसे आपने उस ईमेल को ओपन किया, आपने उसकी चीज पर क्लिक किया, वैसे ही मालवेयर आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा और फिर आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होगा उसे वो कलेक्ट करके आपके कंप्यूटर पर वो कब्जा कर लेगा और आपका डेटा वहां से चुराकर और दुश्मन के हाथों बेच देगा। तो पहला तो ये तरीका है कि ईमेल के जरिए आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए जल्दी में और आप जल्दी में वो इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। और कभी कभी आपके कंप्यूटर पर आपने कोई ऐसी चीज क्लिक कर दी जिससे कंप्यूटर पर उस हैकर का कब्जा हो जाता है और वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर लेता है। ये दूसरा तरीका होता है। ये दोनों चीजें स्पीयर क्या कहलाती हैं, आपकी स्पीयर फिशिंग कहलाती हैं, ठीक है, स्पीयर फिशिंग कहलाती हैं। तो इस तरीके का अटैक किया जा सकता है G20 समिट को देकर। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मतलब एक तरीके से एक अलर्ट जारी किया है। एक और टर्म होता है फिशिंग, स्पीयर फिशिंग और वेलिंग, ये तीनों टर्म होते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो फिशिंग का मतलब ये होता है कि फिशिंग में एक जनरल ईमेल भेजा जाता है, सबको भेजा जाता है, आपके पास भी आया होगा, कभी भी लिखा रहता है गूगल, बिल्कुल गूगल का लोगो बना होता है, सब कुछ गूगल का बना होता है, बिल्कुल एक ही चीज, और उसमें लिखा रहता है कि आपको $50,000 की लॉटरी लगी हुई है और आप जो है वो इस पर करके अपना प्राइस क्लेम कर लीजिए। तो आपको लगता है वाकई में, क्योंकि उसमें गूगल का लोगो भी होता है, हर चीज गूगल की होती है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि जैसे आप उस गूगल, मतलब आपसे ट्राई करने के लिए आपको पता होता है कि आपकी $50,000 की लॉटरी नहीं लग सकती, आपको अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है, इस बावजूद भी आप थोड़ा सा मतलब मजे लेने के चक्कर में आप क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में वायरस घुस जाता है, ठीक है, मालवेयर घुस जाता है और आपकी डेटा को वो चुरा सकता है। तो ये जो है बिल्कुल जनरली किया जाता है, मतलब सबको भेजे जाते हैं, सबके पास कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके पास बहुत एक टेम्पटिंग जो है ईमेल आया होगा जिस पर आपने क्लिक किया होगा और क्लिक किया होगा, ठीक
ठीक है, और या फिर आपने इग्नोर भी कर दिया हो सकता है, तो ये जनरली किया जाता है, तो इसे बोलते हैं फिशिंग। तो फिशिंग क्या होती है, बहुत ब्रॉड टर्म है और सबको भेजा जाता है, किसी एक को टारगेट नहीं किया जाता है, कोई फंस जाए, ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों को भेजा गया, उसमें से कुछ फंस जाए, कुछ लोग इस हमारे उस पे आ जाए, तो वो होती है फिशिंग, ठीक है। तो फिशिंग एक नॉर्मल, एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सबको ऐसे ईमेल किए जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग जो है इसके पकड़ में आ जाते हैं, कुछ लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने अपने डेटा को लीक कर देते हैं या उनके कंप्यूटर में वायरस या मालवेयर इंटर कर जाता है। दूसरा टर्म आता है स्पीयर फिशिंग, जिसको मैंने समझाया, इसमें एक इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है। इंडिविजुअल को टारगेट करने का मतलब ये हो जाता है कि इसमें मुझे पता है कि इस डॉक्टर सलीम जो है वो एक आईएएस अधिकारी हैं, जो कि मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी डॉक्टर सलीम एक आईएएस अधिकारी हैं, तो डॉक्टर सलीम एक आईएएस अधिकारी हैं, तो इनको हमें टारगेट करना, ये मुझे डेटा दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे टारगेट करके मेरी फिशिंग की जाएगी, ठीक है, फिशिंग की जाएगी, मुझे टारगेट किया जाएगा, और ये डेटा दे सकते हैं क्योंकि इनको बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो अगर इनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो जल्दी से सोचेंगे कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री का मेल है और तुरंत ये इस पर रिप्लाई कर देंगे और तुरंत डेटा दे देंगे। तो मुझे टारगेट, तो लोगों को उसमें टारगेट किया जाता है और टारगेट करके जो है हमसे डेटा निकलवाया जाता है या हमारे कंप्यूटर के अंदर घुसकर मालवेयर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो फिशिंग होती है जिसमें एक इंडिविजुअल को, एक किसी को टारगेट किया जाता है, उसे बोलते हैं स्पीयर फिशिंग कहते हैं, ठीक है। तो फिशिंग क्या हो गई, जिसमें एक ब्रॉड टर्म है, जिसमें सबको ईमेल भेजे गए, कुछ लोग फंस गए, कुछ डेटा हमसे हमारे पास, मतलब हैकर के पास चला गया, कुछ जरूरत का डेटा, कुछ गैर जरूरत का डेटा, गैर जरूरत का डेटा वो डिलीट कर देता है, जरूरत वाला वो भेज देता है या फिर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें टारगेट करके, एक इंडिविजुअल को टारगेट करके डेटा लीक किया जाता है, मतलब उसको टारगेट किया जाता है और उससे डेटा लिया जाता है या उसके कंप्यूटर पर कब्जा किया जाता है। तीसरा होता है वेलिंग जो है इसी का ब्रॉड एक और बड़ा टर्म है, मतलब इसमें भी इंडिविजुअल टारगेट होता है, लेकिन इसमें जो टारगेट किया जाता है हाई रैंकिंग विक्टिम को, मतलब कि मान लीजिए कि फिर मैं एक आईएएस अधिकारी हूं, मुझे टारगेट नहीं किया जाएगा, इसमें सीधे जो है वो मतलब आप सेक्रेटरी लेवल के या फिर हो सकता है किसी मिनिस्टर को, ठीक है, टारगेट कर लिया गया, ठीक है, सीधे मैं यहाँ पे मतलब मुझसे वो डेटा नहीं मतलब मुझे नहीं टारगेट, मतलब एक हाई रैंकिंग अधिकारी को, ठीक है, बहुत हाई रैंक के अधिकारी को या बहुत हाई रैंक के जो है वो प्रोफेशनल को या किसी कंपनी के मालिक को या उसके सीईओ को टारगेट किया जाता है और उसको इस तरीके के मेल भेजे जाते हैं और फिर उनसे डेटा निकाला जाता है या उनके कंप्यूटर पर कब्जा किया जाता है मालवेयर्स डालकर। तो इसे बोलते हैं वेलिंग, क्योंकि वेल बड़ी होती है ना, बड़ी मछली, मतलब बड़ी मछली। तो इसमें क्या हुआ कि आपने कांटा लगा के रखा, इसी वजह से इस तरह बनाया गया है कि फिशिंग में क्या है, कांटा लगा के रखा, कोई फंस जाए, ठीक है, कांटा लगा के रखा, कोई मछली फंस जाए, जरूरी नहीं छोटी मोटी बड़ी मेरा काम हो जाए, तो आपने कांटा लगा के रखा है, कोई फंस जाए। इसमें क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, टारगेट करके एक फिश को मारा जाता है, यानी कि एक फिश को मारा जाता है, उसको टारगेट किया जाता है। और वेलिंग में एक बड़ी फिश को टारगेट किया जाता है, और बड़ी फिश को मतलब समझने का तरीका है, यानी कि बड़े अधिकारी को, बड़े सीईओ को, बड़े अधिकारियों को टारगेट करके उनसे जो है डेटा निकाला जाता है, तो इसे बोलते हैं वेलिंग। तो होप कि आपको 101% ये बात समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली स्पीयर फिशिंग क्या है, फिशिंग क्या है और साथ ही साथ आपकी वेलिंग क्या है। तो बिल्कुल क्लियर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भाई, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलती है, मजा आ रहा होगा, अगर मजा आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना। मैंने कहा ना कि आप को मैं यहां से एनर्जी देता हूं, ठीक है, एनर्जी देता हूं, तो आप भी मुझे एनर्जी दीजिए, कैसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज, ठीक है, कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, ईमानदारी से कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट उस पर XBB.1.5 वेरिएंट की तरफ, ठीक है, और इसमें XBB.1.5 वेरिएंट जो है वो आ गया है, 1.5 वेरिएंट आ गया है। तो इंडिया मतलब इंडिया में ये एक नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट। जैसे कि आपको पता है ना कि जो कोरोना है, तो कोरोना के कई वेरिएंट, कोरोना के कई जो है वो टाइप हैं, कई वेरिएंट हैं, तो उसमें के सब वेरिएंट जो है वो जैसे आपने डेल्टा सुना होगा, आपने ओमिक्रॉन सुना होगा, तो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, कौन सा है, XBB.1.5 है, ये सब वेरिएंट है जो इंडिया में इस हफ्ते में इंडिया में इसके 4 केसेस जो हैं वो देखे गए हैं। अब आप कहेंगे सर ये वो वाली बात आप कर रहे हैं, इससे पहले जो है वो BF.7 की बात कर रहे हैं। नहीं सर, BF.7 जो है आज से पिछले, उससे
पहले हफ्ते में था, काफी चर्चा में था, काफी उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। ये वो वाला नहीं है BF.7 जिसके बारे में खूब सारे वीडियोस, मैंने भी वीडियोस बनाए थे, ठीक है, आपने देखे होंगे, वो वाला वेरिएंट नहीं है। BF.7 की तो खतरा था ही, ओमिक्रॉन का BF.7 तो खतरे, ये वेरिएंट तो खतरनाक था ही। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ गया है XBB 1.5 वेरिएंट, ठीक है, ये इस हफ्ते आया है और इसके जो 4 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं अभी हाल में, 5 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं अभी तक इस हफ्ते, ठीक है, इस हफ्ते, जिसमें 3 जो है वो गुजरात में रिपोर्ट किए गए हैं और साथ ही साथ एक कर्नाटका में और एक राजस्थान में रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये 5 केसेस अभी रिपोर्ट किए गए हैं, इसी हफ्ते रिपोर्ट किए गए हैं। किसके वेरिएंट के? XBB.1.5 वेरिएंट की। माना जा रहा है कि ये उन लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है जो कि पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड थे। ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट भी उनको जो इस वक्त चाइना में उसने तबाही मचाई है BF.7 ने, तो वहां पर भी वैक्सीनेटेड लोगों को भी टारगेट कर रहा है। वो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, प्योरली वैक्सीनेटेड हैं, वो भी बीमार पड़ रहे हैं इस कोरोना के वेरिएंट से, ठीक है, वो उनको भी कोरोना हो जा रहा है। उसी तरीके से ये XBB 1.5 वेरिएंट है, ये भी जो है वैक्सीनेटेड लोगों को टारगेट कर रहा है, यानी कि नॉर्मल जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनको तो टारगेट कर ही रहा है, साथ ही साथ वैक्सीनेटेड लोगों को भी बीमार कर रहा है, ठीक है। तो सार्स कोरोना वायरस का तो ऑन जनवरी 3 आपको मैंने बताया 5 केसेस अभी तक देखे जा चुके हैं। जीनोमिक्स कंसोर्टियम इंसाकॉग, ठीक है, इंसाकॉग जो है इसने इन्फॉर्म किया है कि अभी तक 5 डिटेक्टेड केसेस में किए गए हैं। XBB 1.5 जो है वो 120% फास्टर है देन की प्रीवियस BQ1 वेरिएंट, यानी कि ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट था BQ1 वेरिएंट, उससे लगभग 120% ज्यादा फास्टर ये स्प्रेड हो रहा है। बहुत तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है, बहुत ही ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है, 120% ज्यादा तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये इट इज इवन मोर इनफेक्शियस देन ओमिक्रॉन BF.7, यानी BF.7 से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है, BF.7 से भी ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। पूरी दुनिया में और खासकर इंडिया की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट्स हैं उनमें XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1, BA.5 एंड XBB, ये जो हैं मतलब पूरी दुनिया में और इंडिया में, यानी पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो जो भी इस दुनिया में केसेस इस वक्त देखे जा रहे हैं कोरोना के, कोविड के, वो एग्जैक्टली ओमिक्रॉन के ही इन्हीं सब वेरिएंट से फैल रहे हैं। तो इसमें वही बात कही कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB.1.5, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में इन वेरिएंट का नाम पूछ लिया जा सकता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो अभी पूरी दुनिया में कोविड-19 के जो इन्फेक्शन इस दुनिया में फैल रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, तो वो मोस्टली ओमिक्रॉन के इन्हीं सब वेरिएंट से फैल रहे हैं, XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1 एंड BA.5 एंड XBB, ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि इंसाकॉग क्या है, ठीक है, जीनोमिक कंसोर्टियम क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक्चुअली जब सार्स कोरोना वायरस फैला था तो उस वक्त लगातार ये जब वायरस फैल रहा था तो ये लगातार अपने अंदर जो है जेनेटिक चेंजेस कर रहा था, ठीक है, अपने जेनेटिक चेंज, अपने जो जीन्स थे, जो इसका जो RNA था उसमें लगातार चेंजेस करके नए इसके जो है वो सब वेरिएंट्स बना रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ठीक है, एक इन सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 54 लैब्स का 54 लैब्स का एक कंसोर्टियम बनाया, एक मिला जुला कह सकते हैं, एक कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन सेंटर, एक क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क बनाया, जिसमें लगभग 54 लैब्स को कनेक्ट किया गया, पूरे इंडिया भर की 54 लैब्स को कनेक्ट कर दिया गया। और इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि उड़ीसा में मान लीजिए कि कोई केस दिखा किसी कोरोना वायरस का, कि ये केस दिखा, तो वहां जो केस दिखा उसके तो उस पेशेंट के सैंपल्स को ले जाकर
और उसमें देखा जाएगा कि इसको किस कोरोना वायरस के किस सब वेरिएंट ने इन्फेक्ट किया है। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके जेनेटिक टेस्ट से, ठीक है, उसके जेनेटिक टेस्ट, यानी जो वायरस उसको बीमार कर रहा है उस वायरस का जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो उस जेनेटिक मेकअप को क्या किया जाता है, देखा जाता है। जेनेटिक मेकअप को जो है वो उसको एग्जामिन किया जाता है, उसको जो है देखा जाता है। तो इससे इस बात का पता लगता है कि भाई इसका जेनेटिक मेकअप जो पहले वाले जेनेटिक मेकअप था उससे डिफरेंट है, इसका मतलब ये नया सब वेरिएंट है। ठीक है, अब उड़ीसा में मौजूद कोई लैब है, उसने ये बात बताई कि नया सब वेरिएंट यहां पर देखा गया है। इसी तरह से राजस्थान में कोई लैब है, तो उस लैब में वहां पर कोई केस नया दिखा, तो उस केस उसका वहां पर सैंपल लेकर उसका टेस्ट करके उसके जेनेटिक जो मेकअप है उसको एग्जामिन किया जाता है, तो वो बताते हैं कि नहीं यहां पर दूसरे तरीके का सब वेरिएंट दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि पूरे देश भर में लगभग 54 लैब्स का एक नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें देश के किसी भी कोने में अगर कोरोना का केस मिलता है तो उस कोरोना के केस के सैंपल को लेकर उसको इन्फेक्ट करने वाले वायरस का जो सब वेरिएंट होता है उसका जेनेटिक मेकअप को एग्जामिन किया जाता है, और इससे यह इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि कौन नए नए सब वेरिएंट जो है वो इस वक्त जो है वो मतलब पूरी तरीके से फैल रहे हैं, कौन सब वेरिएंट पूरे देश में फैल चुका है, कौन सा सब वेरिएंट जो है वो अभी लोकलाइज्ड है, कहीं नया डेवलप हुआ है, कौन सा वेरिएंट बिल्कुल अभी नया है, कहीं नहीं फैला है। तो मतलब जितने भी नए कोरोना वायरस के सब माना जाता है कि पता मतलब सिर्फ ओमिक्रॉन के ही सैकड़ों सब वेरिएंट मौजूद हैं, मतलब डेल्टा और ये सब तो अलग है, लेकिन ओमिक्रॉन के ही सैकड़ों सब वेरिएंट मौजूद हैं। तो अगर ओमिक्रॉन के ही ये जो सब वेरिएंट्स हैं वो जो फैले हुए हैं, ठीक है, फैल गए हैं, तो ये जो सब वेरिएंट हैं कहां कहां पर फैले हुए हैं, कितनी अमाउंट में ये लोगों को में स्प्रेड हुए हैं, किस किस तरीके से स्प्रेड हुए हैं, कोई नया सब वेरिएंट तो नहीं डेवलप हुआ है। तो ये सारी चीजों का जो पता चलता है, सारी इंफॉर्मेशन को का जो पता चलता है वो 54 लैब्स के आपस में कनेक्टिविटी की वजह से पता चलता है। एक लैब ने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया, दूसरे ने कलेक्ट की, तीसरे को इन्फॉर्म कर दिया। इससे क्या होता है कि हम प्लान और पॉलिसी बना पाते हैं कि कैसे हमें कोविड-19 के इन नए सब वेरिएंट से हमें कैसे काउंटर करना है, कैसे उस पर हमें उससे कैसे लड़ना है, उसके लिए गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी बना पाती है। तो ये जो जो ये इंसाकॉग है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन सार्स कोरोना 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इसे कहा गया है। ये किसकी इनिशिएशन, इसको 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी जब कोरोना वायरस आया था। तो ज्वाइंटली इनिशिएटेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन सब की ये पहल थी। 54 लैब्स इसके अंदर काम करती हैं, ये मल्टी एजेंसी काम करती है, पैन इंडिया नेटवर्क है ये पूरी तरीके से, और साथ ही साथ इसको जो फैसिलिटेट कर रहा है वो कर रहा है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दिल्ली। ठीक है, तो ये इसका सबका मतलब एक तरीके से नोडल एजेंसी जैसा कौन है नोडल एजेंसी? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली। ठीक है, जो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर डेटा बताता है कि कहां कहां पे कौन कौन से वेरिएंट फैले हुए हैं। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ इस नए वेरिएंट के बारे में भी आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट उस पे न्यूज पर जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रही। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108th सेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस का, और ये कहां पर हुई इंडियन साइंस कांग्रेस? राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वहां पर ये 108th सेशन जो है इंडियन साइंस कांग्रेस का कंप्लीट हुआ। एक्चुअली इंडियन साइंस कांग्रेस एक ऐसी कह सकते हैं एक ऐसे मीट है, एक तरीके की समिट है जिसमें पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं, साल भर में एक बार होती है। ठीक है, और इसका 108th सेशन जो है इस साल 2023 में हुआ है। अक्सर 3 to 7 जनवरी को होती है, अगर कोई ऐसी समस्या ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है तो 3 to 7 3rd जनवरी से स्टार्ट होती है, 7 जनवरी को तक कंप्लीट होती है। ये समिट होती है, ये एक तरीके से इंडियन साइंस कांग्रेस, और इंडियन साइंस कांग्रेस में दुनिया के लगभग 5000 से ज़्यादा साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज को
शेयर करते हैं, अपने पेपर को शेयर करते हैं, अपने रिसर्च को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। मतलब माना जाता है कि साइंस से जुड़ा हुआ इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट जो होता है वो इंडियन साइंस कांग्रेस होती है। ठीक है, होती है। इस बार जो साइंस कांग्रेस थी उसका जो मतलब मोटो था वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई है और साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की गई है इस बार के थीम पर, इस बार के थीम पे। तो इस बार साइंस एंड इंडियन साइंस कांग्रेस की जो थीम है इस बार की क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और इसमें विमेन एम्पावरमेंट पर बात की गई, यानी कि इस पूरी साइंस कांग्रेस में विमेन एम्पावरमेंट पे बात की गई, कैसे विमेन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर उन्होंने किया है और आगे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ठीक है, इन सब पर डिस्कशन हुआ। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात हुई कि हम लोगों को खुद डेवलप होना है, लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात हो रही है कि भाई हमें अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से और इस तरीके से ग्रोथ करनी है कि एनवायरनमेंट का भी लॉस ना हो और हम भी ग्रोथ कर सकें, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो सके, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल लॉस भी ना हो सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी बात हुई है, उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, उस पर भी बहुत सारे पेपर, बहुत सारे रिसर्च पेपर जो हैं वो इसमें पब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक टॉपिक करके एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें जो है वो इमिनेंट फीमेल साइंटिस्ट, जितने भी इंडिया की टॉप फीमेल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने जो है वो लेक्चर्स दिए और उस लेक्चर्स में जो मतलब एक तरीके से विमेन किस तरीके से एम्पावर कर रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में, तो उसके बारे में भी बहुत सारे लेक्चर्स हुए, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। तो उस प्रोग्राम का नाम रखा गया था, एक हाईलाइटेड कंट्रीब्यूशन था विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा एक चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, इसी साइंस कांग्रेस का ही एक छोटा सा वर्जन है, छोटा मतलब कि छोटे बच्चों का वर्जन है जिसे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहा जाता है। तो ये जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है ये भी जो है वो हेल्ड हुई इस बार 30th इंडियन चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है वो कंप्लीट हुई है। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो 27 से 31 दिसंबर के बीच में होती है। ठीक है, अमूमन अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई तो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों वाला वर्जन है साइंस कांग्रेस का। ठीक है, बच्चों वाला साइंस कांग्रेस का वर्जन है। इसमें जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, बिलो 17 ईयर्स, 17 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने इनोवेशंस को बताते हैं, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च जो किया होता है उन्होंने पेपर्स प्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ उनकी कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती है तो उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया के बहुत ही जिले से, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से, छोटे छोटे स्टेट से, बड़े बड़े स्टेट से, सब जगह से बच्चे इकट्ठा किए जाते हैं जो अपने आप में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिन्होंने कुछ नया किया होता है, इनोवेशन किया होता है, तो वो सब जो हैं वो बुलाए जाते हैं और उनका एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक कांग्रेस होती है जिसे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहा गया है। ठीक है, बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती की बात ये है कि मैं इंफॉर्मेशन मतलब ऐसे बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली मैंने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को अपनी लाइफ में 3 बार प्रेजेंट किया है। मतलब चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मैं 3 बार मैंने पार्टिसिपेट किया है एज मतलब कह सकते हैं एज अ चाइल्ड साइंटिस्ट की तरीके से। तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड दिया था अपनी स्कूल के ज़माने में, तो मैंने 3 बार चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये मेरे लिए बड़ी मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती, बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत ही मैं हमेशा इस बारे में काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो इसके बारे में यहाँ सारी चीज़ें। इसके अलावा इस बार ट्राइबल साइंस कांग्रेस भी लगाई गई, जहाँ पर ट्राइबल जो कि हमारी एंशियंट नॉलेज है या हमारी ट्राइब्स की जो नॉलेज है, जो हमारे जो जनजातियाँ हैं उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको समझने के लिए, ठीक है, हमारे गांव देहातों में ट्राइबल नॉलेज जो है उनको एक्सप्लोर करने के लिए ट्राइबल साइंस कांग्रेस को भी इस बार इस बार ट्राइबल साइंस कांग्रेस भी की गई। इसके अलावा इस बार एक नया और भी हुआ, फार्मर्स साइंस कांग्रेस। ठीक है, फार्मर्स साइंस कांग्रेस की गई, यानी कि कैसे मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किस तरीके से फार्मर्स कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, और कैसे यूथ को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में डाला जाए।
तो ठीक है, तो इस पर फोकस होकर एक फार्मर साइंस कांग्रेस भी इस बार रखी गई थी। ठीक है तो ये सारी चीजें रही। तो ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है इसको 1914 से स्टार्ट किया गया था, और इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो एजेंसी करती है ISCA, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन करती है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो ISCA यानी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो ये जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है, हर साल ऑर्गेनाइज करती है। इस बार 108 सेशन था, 1914 से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये जो ISCA है ये डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस को जो शुरुआत की थी, मतलब ब्रेन चाइल्ड ये इंडियन साइंस कांग्रेस किसकी थी? ये थी ब्रिटिश केमिस्ट प्रोफेसर JL सिम्पसन और साथ ही साथ प्रोफेसर PS मैकमहन। ठीक है, तो PS मैकमहन और JL सिम्पसन ये इनका ब्रेन चाइल्ड, मतलब ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है ये इनका ब्रेन चाइल्ड था। ठीक है, यानी इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो ये सारी चीजें इस हफ्ते काफी ज्यादा डिस्कशन में रही, चर्चा में रही। उन सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सारी न्यूज को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्कशन में रही हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया। और होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो कैसी ये सेशन कैसा रहा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और नेक्स्ट सेशन जो है हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही साथ अगले हफ्ते की करंट अफेयर की न्यूज लेकर हम हाजिर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।